आज मैं मौजूद हूँ हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल में। मुझे लगता नहीं है स्कूल चलाने से बड़ी जिम्मेदारी हो नहीं सकती, क्योंकि इसी स्कूल से आपके डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, टीचर्स भी इसी स्कूल से बन रहे हैं। अब बैक टू बैक स्पेसिफिकली सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह स्कूल्स खुल रहे हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है कि कोई बिल्डर भी स्कूल खोल रहा है। एक और मसला है हम लोगों की जनरेशन का कि आजकल हमारे पास जो है वो यूट्यूबर्स, डेली ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स बहुत आ गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है या बहुत यंग अर्ली स्टेजेस वाले बच्चे हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों से, और वो ये बोलते हैं कि जी मैंने जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, मैंने जो है वो बस यूट्यूब की फील्ड में जाना है। कि यूट्यूब वाले दिखा भी रहे हैं कि भाई मैंने जो 5 करोड़ की गाड़ी ले ली, 2 करोड़ की घड़ी ले ली। दिस इज इम्पैक्टिंग द इंटेलिजेंस लेवल्स। ठीक है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही। लुकिंग कंटिन्यूसली ऑन द स्क्रीन, ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एकेडमिक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, राइट। बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं, ये वक्त वापस नहीं आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स जो आजकल के हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि हम स्कूल क्यों भेजें, हम होम स्कूलिंग भी करें, किताबें पूरा लादना। बैग इज अ गुड पॉइंट जो आपने उठाया, आई वुड सेकंड दैट। सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फेडरल जो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिलती है, वी नीड टू रिवाइव अवर एजुकेशन पॉलिसी। पर आपको पता है आजकल फेडरल मिनिस्टर कौन है और क्या क्वालिफिकेशंस हैं। हमारे जो मैट्रिक का पर्चा होता है, जो पेपर्स होते हैं, वो सिर्फ रोड लर्निंग के बेस पे होते हैं। हम N11 में आ गए थे, ले आए हम किसी एक सर्टेन पार्टी को और उसने फिर क्या किया हमारे साथ? तब्दीली ले आए वो। सही है, वो कैसी तब्दीली लेकर आए? ये बहुत भारी लफ्ज़ है, लेकिन जो ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन ज़िंदगी से फेल हो चुके हैं वो टीचर बन जाते हैं। वो हलाल हराम की बात आ जाती है। आज मैं मौजूद हूँ हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल में। आज नाजरीन हम बात करने जाएंगे हसन खान साहब से, जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज नाजरीन यहाँ का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि जो यूथ है हमारी वो किस तरह से तरबियत ले रही है इस तरबियतगाह से। यहाँ की फैसिलिटी को भी विजिट करेंगे। एफबी एरिया से जो भी बंदा गुजरता है वो इस खूबसूरत सी इमारत को, इस खूबसूरत सी बिल्डिंग को देखते हुए लाजमी गुजरता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है वो हम जानेंगे, किस तरह से ये लोग तरबियत कर रहे होते हैं हमारी नौजवान नस्ल को और हमारे बच्चों को, ये भी सीखेंगे। और इनका विजन किस हद तक है, क्या है, क्यों है, ये समझेंगे। रट्टाफिकेशन कब खत्म होगा? टिकटॉक, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर्स का दौर चल रहा है, हर बंदा उसमें लगा हुआ है, हर बच्चा उसी के गुण गा रहा है। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा। तो कहाँ जा रही है हमारा मौशरा, कहाँ जा रहा है, इसके बारे में पूछेंगे। चले आए, मिलते हैं हसन खान साहब। Let's see how things go about. इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड। अभी करंटली यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं उनको देख के खुशी भी होती है और थोड़ी सी परेशानी भी होती है। वो ये होती है कि जो तरबियत गाह है, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या सही काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप जैसे जो यंग लोग हैं, ऑब्वियसली नए से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो आपको पता होगी और आप खुद इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो इस पे मैंने डिस्कशन करनी है कि अब आइंदा आने वाली जो हमारी यूथ है उस पे किस तरह से काम होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी फैसिलिटी भी दिखाते जाएं और हम उसमें बीच में बात करते जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, let me just brief you about myself. So in 2008 I went abroad, University College London से मैंने अपना बैचलर्स किया मैथमेटिक्स में। Then I went to University of Cambridge. I did my masters from there. I returned back. I had many opportunities abroad because as a Cambridge graduate, I had the world was मेरा oyster. लेकिन I chose to come back to serve my nation. My father started this school, Happy Palace Grammar School, 43 years ago in 1982. So even I myself was born inside a school. मतलब मैं स्कूल के अंदर ही पैदा हुआ हूँ। ठीक है, नीचे मैं था, ऊपर स्कूल चलता था 5 कमरों का। और फिर उधर से लेके हमने एक्सपैंड किया। 2012 में जब मैं वापस आया, then I wanted to serve the nation and I am serving the nation. And let's go and let's see कि क्या होता है। और मैं आपको फैसिलिटीज भी दिखाता हूँ, साथ साथ हम बात भी करते रहेंगे। अपना विजन भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं इसको, and what future holds for HPGS and for the हमारा environment और youth। ठीक है, let's get to it.
So this is where our reception area is, जहाँ पे पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं, वो अपने आप को वेलकम फील करते हैं, उनको हम इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हमारा स्कूल ये ऑफर कर रहा है, हमारी ये फैसिलिटीज़ हैं, और इधर आके वो एडमिशन्स लेते हैं, इंक्वायरीज लेते हैं, और जो भी उनको पेरेंटल कंसर्न्स होते हैं। आपको पता है पेरेंट्स इतने एक लार्ज स्टूडेंट बॉडी और पेरेंटल बॉडी को मैनेज करने के लिए आपकी कस्टमर सर्विस और आपकी इंगेजमेंट होनी चाहिए। तो वी हैव डेडिकेटेड पीपल ओवर हियर हु आंसर देयर क्वेरीज, और उनकी जो भी रिजॉल्व होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है हमारे पेरेंट्स के लिए। ठीक, आइए। पैलेस हैप्पी पैलेस हैप्पी पैलेस। जी, जी। अच्छा, जहाँ आप लोग नहीं भी है ना, वहाँ पे आप लोगों के बिलबोर्ड जरूर है। बिल्कुल। तो इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक फैसिलिटी को मैनेज करना, ये माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत सी फैसिलिटी जो दिख रही है, अभी आप और भी दिखाएंगे, और भी दिखाऊंगा। बट इसको मैनेज करना आसान नहीं है। नहीं, मैनेज करना, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स देखिए, हैं। सबसे पहले जब मैं 2012 में आया तो सबसे पहले मैंने मैनेजमेंट कंट्रोल्स को डिफाइन किया, मैंने प्रोफेशनल लोगों को इंडक्ट किया, मैंने सिस्टम्स को डिवेल्प किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। मेरे वालिद साहब और मेरी मॉम वाज लेके चल रहे थे इनको, लेकिन जब मैं आया तो मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन की। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्ट्रक्चर किया, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, लीगल, बिजनेस एक्सपेंशन, और फिर एकेडमिक डिपार्टमेंट, तो मल्टीपल, और फिर उनके यहाँ अच्छी हायरिंग की, और उनकी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर उनको मैं अपना विजन देता हूँ, ठीक है, और फिर उनसे हम ऑपरेट करवाते हैं। एंड देखिए, एक बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम इन ऑर्डर टू सस्टेन और मैनेज करना। और आपको पता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल चलाना, मुझे लगता नहीं है स्कूल चलाने से बड़ी जिम्मेदारी हो नहीं सकती, क्योंकि इसी स्कूल से आपके डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, टीचर्स भी इसी स्कूल से बन रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी अर्ली ईयर्स की क्लास लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें हमारे, वालेकुम अस्सलाम, हमारे अर्ली ईयर्स के बच्चे आके अपनी लाइब्रेरी के यूनिट्स लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और जिसको रीडिंग शुड बी, आई थिंक, द फॉरमोस्ट थिंग है। अगर आपको अपने आप को अपस्किल करना है तो रीडिंग से ही हो सकता है। तो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आज के ज़माने के अंदर। तो हमारी लाइब्रेरीज, हमने डेडिकेटेड लाइब्रेरीज रखी हुई हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं बच्चों के लिहाज से। हमारे बड़े बच्चों की अलग लाइब्रेरी है, छोटे बच्चों की अलग लाइब्रेरी है, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये किस एज ग्रुप से शुरू होती है ये वाली? 1.5 से लेके 4.5 ईयर्स की ग्रुप तक लाइब्रेरीज वगैरह हमारी ऑपरेट होती हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली जो जूनियर ईयर्स के बच्चे हैं उनकी अपनी बुक्स हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, और जो सीनियर के बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, सब चीज़ें। प्लीज़ आई। ये हमारा असेंबली एरिया है जहाँ पर बच्चे आके दे गिव प्रेजेंटेशंस। हमारी रिसेंटली 1 मार्च 2025 के हमारी 43rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, फाउंडेशन डे। तो हमने इधर ही सेलिब्रेट की थी। अभी मार्च का महीना चल ही रहा है, तो वो हमारा फाउंडेशन मंथ है ये, जिसमें हम लेके चलते हैं सारी चीज़ें। ये हमारा अर्ली ईयर्स का ब्लॉक है, इसमें सारी चीज़ें, सारी एमिनिटीज़ ना अर्ली ईयर्स के लिहाज से डिफाइंड हुई हुई हैं। चाहे वो म्यूज़िक रूम हो, अब जैसे ये वाला रूम है हमारा, इसमें हम बच्चों को डिफरेंट राइम्स, उनका आर्ट वर्क, उनको थोड़ा प्ले एरिया, थोड़ा सैंड प्ले एरिया। देखिए, सेंसरी अर्ली ईयर्स के अंदर ना आप जितना सेंसोरियल काम करवाएंगे उनको जितना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएंगे, जितनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाएंगे, उनको जितना म्यूजिक, रिदम, मूवमेंट करवाएंगे, क्योंकि उनकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। और बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स कहलाती है जो स्मॉल फिंगर मसल्स होती हैं, जिनको हमें डेवलप करना होता है अर्ली ईयर्स में, ताकि उनकी पेंसिल ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो सके। इसी तरीके से उनकी सेंसरी डेवलपमेंट होती है कि वो डिफरेंट टेक्सचर्स को देखते हैं, क्या नहीं है। म्यूजिक और मूवमेंट में वो उनको कोऑर्डिनेशन और हैंड आई मूवमेंट उनको समझ आती है। तो इधर हम उनको डिफरेंट राइम्स के थ्रू, उनको फोनिक्स के थ्रू हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी लिटरेसी की बिल्डअप होती है, उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी हमें बिल्डअप करनी है बच्चों की इस तरीके से। ठीक, आई फर्दर ऑन हमारे ज़्यादातर स्पेशियस रूम्स हैं, क्लासरूम्स भी अच्छे हैं हमारे। जो एक टिपिकल क्लासरूम है हमारी, वो भी एक बहुत ही एक अच्छी इन्हांस सी क्लासरूम है। अब जैसे हमारी प्ले ग्रुप की क्लासरूम है, इन विच टीचर्स आर working right now. Assalamu alaikum teachers, how are you? You're good. Are you all ready for the result making, and you're doing all the results work, right? Okay, wonderful. हमारे results हैं next week में, तो उसकी preparation चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि there are lots of EPL and resource materials placed over here. तो एक एक चीज़ का एक एक डिफाइंड होता है कि हम किस तरीके से ड्रेसिंग फ्रेम्स होते हैं, या पोरिंग बीन्स हैं, या थ्रेडिंग कार्ड्स हैं, या डिफरेंट हम रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉपर कॉन्सेप्चुअलाइज लर्निंग हो सके उनकी, और उनको उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, और इस तरीके से हम लेके चल रहे होते हैं। यानी कि आपने किताबें नहीं पकड़वाई हैं अभी तक इनको? अभी तो इनकी डेवलपमेंट ही हो रही है, डेवलपमेंट सब चीज़ें होती हैं हमारी। हमने कोशिश की है कि अगर हमने क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट दिया है उनको, तो उसमें वाइट बोर्ड भी हो, तो एयर कंडीशनिंग भी लगी हुई हो उसमें,
प्रॉपर फाइल वर्क हो, प्रॉपर आपका विनाइल और फर्नीचर भी एक अच्छा हो ताकि बच्चे एक्सपीरियंस कर सकें ठीक है, और कंफर्टेबल हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो और लेके चल सकें। हमारे ये अब हमारा ये अर्ली ईयर्स का ब्लॉक है, ये हमारा सामने प्राइमरी ईयर्स का ब्लॉक है। तो अच्छा। ग्रेड 1 से लेके 5 तक के बच्चे इस वाले ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो उनके लिए उनका सेपरेट प्ले एरिया है, उनकी अपनी कैंटीन वाला एरिया है जिसमें वो आते हैं। कंप्यूटर लैब्स जैसे देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि IT इज सच एन इम्पोर्टेंट बिल्कुल, yes, 100%। एस्पेक्ट इन एजुकेशन, राइट। तो उनके लिए हमें उसी तरीके से फैसिलिटीज़ दी हुई है हमने, चाहे वो IT लैब्स हो फुली इक्विप्ड, आप आके देख भी सकते हैं हमारी लैब्स। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? Good. Are you guys working on the results? Yes. चले, wonderful, wonderful. Please keep on जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत अच्छा। प्लीज देखिए, IT इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हमारे टीचर्स हों जो रिजल्ट मेकिंग कर रहे हो या अपनी टैबलेशन प्रोसेसेस लेके रन कर रहे हो, या बच्चे हों जिनको हमें अपस्किल करना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसी तरीके से ही हम आगे जब हम सोच रहे हैं कि हमें अगले, देखिए आपने फॉरवर्ड लुकिंग विजन के बात की, बिल्कुल। when we're teaching students right now, we have to look 20 years ahead in time. बिकॉज अभी का जो बच्चा जो 2.5 साल का है वो जॉब मार्केट एंटर करेगा इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो हमें अपने करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो जो 20 ईयर अहेड की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल करना है उनको। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट, दिस इज व्हाट माय विजन इज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, कि हमें बच्चों को इस तरीके से लेकर, बच्चों के सेपरेट वॉशरूम्स हैं अर्ली ईयर्स के, इधर वॉशरूम्स हैं प्राइमरी ईयर्स के, इधर वॉशरूम्स हैं, इनके जनरेटर की फैसिलिटीज हमने दी हुई हैं बच्चों को, ठीक है, लाइट्स नहीं जाती, सब चीज़ें। और आपको देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। आइए मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं। ये हमारी अर्ली ईयर्स की क्लासरूम्स हैं, वो छोटे बच्चों की क्लासरूम्स हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि बच्चों को हम सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दें। आप किसी भी क्लासरूम में हमारी घुस जाएंगे तो आपको दिखेंगे, रिसोर्स भी देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर लाइट्स वगैरह सब चीज़ें, मतलब इट्स वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ इन जनरल। तो हमारा ये वाला ब्लॉक है जो अर्ली ईयर्स का है, फिर इसके ऊपर फिर प्राइमरी ईयर्स शुरू हो जाते हैं। So this particular facility goes from early as 1.5 years of age all the way up till 18 years, क्योंकि इधर कॉलेज का सेक्शन भी है इसके अंदर। तो कॉलेज के बच्चों को भी हम केटर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो हम कॉलेज के बच्चों को भी इधर ही केटर करते हैं। और तो it's a very vibrant sort of a community. It has almost 100+ staff members working, जिसमें मतलब more than 100 I must say, including the ancillary staff, including the teachers, co-teachers, principals, hierarchy, जितनी management कंट्रोल्स होती हैं, सारी चीज़ें हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली ये तो सारी एजुकेशन वाली सेक्टर है, स्पोर्ट्स भी आप लोग? बिल्कुल स्पोर्ट्स इज हमारे पास आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एरियाज इन कराची। मैं आपको डिफाइन करूंगा। आए लाइब्रेरी में चलते हैं हमारे, जो हम रिसेंट नई डेवलप कर रहे हैं। देखिए, किसी भी स्कूल का जो हार्ट होता है ना, वो होता है लाइब्रेरी। अच्छा, जो भी इसका, और हमें ये अंदाज़ा है कि लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हमने ये नई हम लाइब्रेरी बना रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें हम इसको डिफरेंट रिवैम करें और उसके अंदर इंटरनेशनल एक कल्चर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे आफ्टर देयर स्कूल आवर्स भी आ सकते हैं, कम्युनिटी भी आ सकती है आउटसाइड कि वो आएँ, आप अपनी बुक्स वगैरह इशू कराएं। और इट्स अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ, लेकिन वंस इट्स डन इट्स गोना बी सर्विंग द लाइब्रेरी नीड्स एंड द रीडिंग रिसीट्स ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। और आपको पता है कि इस सोसाइटी के अंदर पीछे कितने लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो रीडिंग करना चाहते हैं। रिसेंटली हमारा रोबोटिक्स कंपटीशन हुआ था, जो हमने इधर ही होस्ट किया था। अच्छा, ठीक है। सो वी इनवाइटेड मेनी स्कूल्स ऑफ कराची एंड वी होस्टेड दिस कंपटीशन एंड इट वाज वेरी ह्यूज सक्सेस। बाकी यू वर टॉकिंग अबाउट द प्ले एरियाज, सो स्पोर्ट्स जी आइए जी। So this is the play area which we've defined. Okay. ठीक है, it's again 3 courts. इसके अंदर हम फुटसॉल भी करवाते हैं बच्चों को, वी डू क्रिकेट एज वेल, वी डू बास्केटबॉल, मतलब जितनी भी चीज़ें हम स्पोर्ट्स हम डाल सकते हैं। दिस इज फॉर द चिल्ड्रन ओनली, ठीक है, इट्स फॉर द चिल्ड्रन। यही हमारे जो बच्चे हैं, दे हैव दिस स्पोर्ट्स प्रैक्टिस ओवर हियर। एंड हमारी टीम्स हैं, जो हमारी HPGS has one of the strongest cricket teams. Okay. In Karachi, it has one of the strongest football teams. अभी recently Karachi United Football Championship हुई थी, जिसमें boys की टीम Happy Palace ने ट्रॉफी उठाई थी और girls की टीम कराची ग्रामर स्कूल ने ट्रॉफी उठाई थी। तो मतलब there are certain achievements as well जो हम उनको pull through कर रहे होते हैं। और
इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं और जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस के बच्चे पढ़ें और अफोर्डेबल एजुकेशन और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हो इस लोगों के लिए और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए. So now let's go upstairs and let's see our computer labs and science lab. Okay. Again a very integral part of the school. और फिर हम उस वक्त आगे डिस्कशन कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, so let's go. इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से मतलब हर जगह इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं. जी, आइए. इधर भी जो बीच वाला जो ब्लॉक हमने बनाया है ना, वो थोड़ा सा एलिवेटेड है ब्लॉक. ओके. थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर है उसका. तो इस तरीके से क्लासरूम्स हमने बनाए हुए हैं और सारे अच्छी ज़बरदस्त क्लासरूम्स हैं, स्पेशियस क्लासरूम्स हैं. साइजेस आपने देखने क्लासरूम क्या है. हाँ जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे लड़के? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे. खैरियत है? ऑल गुड. सो दिस IT लैब इज यूज्ड बाय आवर सीनियर स्टूडेंट्स. तो इसके जो कंप्यूटर सेट्स हैं वो थोड़े से और एडवांस लेवल के हैं. इसमें जो सॉफ्टवेयर हमने इंडक्ट किए हैं वो थोड़े से और बेहतर, क्योंकि बच्चे जो हायर लेवल के बच्चे हैं उनकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं जो उनको यूज़ करते हैं. तो ये और समझने के एक मजीद और टेकी आपको जो ना एक कंप्यूटर लैब मिलेगी इसको. चीज़ें चल रही होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हो रही होती हैं इधर. डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये आपके केमिस्ट्री के लिए वो है, बायोलॉजी के लिए ये है, फिजिक्स के सारे जो एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स होते हैं, सारे रजिस्टर्स होते हैं वो उधर प्लेस हुए हुए हैं. इधर सारे गैस कनेक्शंस हैं, तो केमिकल्स और सारे सब अभी बल्कि इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशंस आजकल चलने वाले ही हैं, हो ही रहे हैं. बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपको पता है लोकल SSC बोर्ड के, तो उसके हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स और बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स. ठीक है. ओके, सो दिस इज एन ऑडिटोरियम राइट नाउ. सो वी मतलब हमने इसको बना दिया ऑडिटोरियम, लेकिन द एक्चुअल ऑडिटोरियम इज बीइंग बिल्ट हमारे नेक्स्ट डोर में. अच्छा, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. जो हमने जो नई बिल्डिंग की नई ब्लॉक की ऑडिटोरियम बन रही है वो कैसी है. मतलब अब समझे कि लास्ट ब्लॉक था ये, तो बस अब इसके बाद कोई स्पेस नहीं है कंस्ट्रक्शन. ठीक, मतलब इसके बाद समझ रहे अब अपग्रेड ही होगा जो भी कुछ होगा. अब एग्जिस्टिंग क्लासरूम अपग्रेड होंगी अब. अच्छा, अब माशाल्लाह से ये फैसिलिटी देख के बहुत खुशी भी हो रही है कि आप जिस तरह से आपने अभी बताया था कि ये टेक्निकली इंस्पेक्शन भी हो गई और आपने जहाँ जहाँ देखा, मैंने जहाँ जहाँ देखा, कोई सैंड का एक जर्रा भी नहीं दिखा. और आई एम श्योर कि आपने जो है वो पहले किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा आ रहा है तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो रहा है, वो सलाम पौरी आ रहा है, तो इसका मतलब यही कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया. अच्छा, सवाल ये है कि अब बैक टू बैक स्पेसिफिकली सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह स्कूल्स खुल रहे हैं. तो इस पे कोई एलिगेशन या इस पे कोई मतलब रेगुलेशन होनी चाहिए कि आप बस मुंह उठा के स्कूल खोल लेते, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसको मनी मेकिंग बिजनेस कर दिया. देखिए, स्कूल्स शुड बी अलाउड उन लोगों को खोलना जो उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं. ठीक है. आजकल अनफॉर्चुनेटली इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई है कि कोई बिल्डर भी स्कूल खोल रहा है, कोई जिन्ना टेक्सटाइल वाला भी स्कूल खोल रहा है, और उनको स्कूल्स के बारे में नहीं पता कुछ भी कि कैसे और स्कूल्स आपको इतनी जिम्मेदारी होती है. तो आई थिंक ये सबकी ये लाजमी इनकी सबकी जिम्मेदारी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करे कि जो आउटसाइडर्स ना हो, जो इस किस्म के जिनको पता ही नहीं हो कि स्कूल के एसेंस क्या है, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या होती है, और उनको प्रमोट करें जो एक्चुअली इस प्रोफेशन को प्रोफेशन समझ के अपने दिन और जान इसको दे रहे हैं और इसको एक एक दिन वो लगाते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग प्रॉपर हो सके. ठीक, तो ये मुझे लगता है कि ये आपने बिल्कुल अच्छा, क्योंकि आजकल फ्रेंचाइजेस भी बहुत हो गए हैं स्कूल्स की. देखिए, हम तो हमारे सारे HPGS के जो नेटवर्क है वो सारा ओन्ड बाय अस है. ओके, ठीक है, लेकिन देयर आर नाउ फ्रेंचाइज स्कूल्स एज वेल. और फ्रेंचाइज का तो मतलब ही बिजनेस एंड प्रॉफिट मेकिंग है. आप फ्रेंचाइज देते क्यों हो उसको? ताकि बिजनेस हमारा एक्सटेंड. तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल के ब्रांड्स हैं जिनकी पाकिस्तान में ब्रांचेस है और उन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम्स ला के इंट्रोड्यूस कर दिए, जो बहुत बड़ी डिससर्विस है एजुकेशन के अंदर. क्योंकि जो उधर जो फ्रेंचाइज मास्टर फ्रेंचाइज ओनर है
वो तो सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस करता है ना Exactly. कि मुझे इतनी रॉयल्टी देनी है, मुझे इतनी फीस निकालनी है, उसको ये उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि बच्चे की स्टूडेंट लर्निंग्स क्या हो रही हैं, उसकी डेवलपमेंट क्या है, उसकी होलिस्टिक लर्निंग क्या हो रही है, करिकुलम क्या है। उसने तो किताब तो खोल के भी नहीं देखी होगी कभी जिंदगी के अंदर। तो ये तो अलमिया है हमारा, लेकिन होपफुली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो रियलाइज करते हैं। कराची की जो आवाम है वो बहुत बाशऊर है, उनको पता है कि कौन ये काम कर रहा है और कौन 40-50 साल से सेक्टर को सर्व कर रहा है। तो ये फिर इसी तरीके से जैसे आपने बोला कि हर जगह हैप्पी पैलेस है, तो वो इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि हम जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर एजुकेशन की क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं ना, वो उनको कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम पे पेरेंट ट्रस्ट कर रहे हैं और हमारी समझ लें अल्लाह की वजह से, अल्लाह की शान की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक। अच्छा, एक और मसला है हम लोगों की जनरेशन का कि आजकल हमारे पास जो है वो यूट्यूबर्स, डेली व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स बहुत आ गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है या बहुत यंग अर्ली स्टेजेस वाले बच्चे हैं वो बहुत फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों से, और वो ये बोलते हैं कि जी मैंने जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, मैंने जो है वो बस यूट्यूब की फील्ड में जाना है। तो क्योंकि यूट्यूब वाले दिखा भी रहे हैं कि भाई मैंने जो है वो 5 करोड़ की गाड़ी ले ली, 2 करोड़ की घड़ी ले ली, तो इस पे आप लोग किस तरह से उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ नॉट द रियलिटी, अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये शायद हिट एंड फ्लॉप वाला चीज़ है और ये प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इस पे आप लोग क्या देखिए, हमारा तो कोर वैल्यूज और कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें बच्चों को वी नीड टू गिव देम प्रोफेशन, we need to give them direction, we need to give them career counseling, we need to tell them कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके ऊपर आप फोकस करना है और एक एक्चुअल प्रोफेशन चूज करना है आपको। ठीक है, these are not actual professions, right? Anyone can come on YouTube. YouTube is a free source platform. और अब तो आपको पता है मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान के हद तक तो वो काफ़ी डिसएडवांटेज है हम लोग एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे पे आउट्स मिलते हैं और पाकिस्तान को तो नहीं मिलते। एंड पाकिस्तान विल रिमेन at the back, मतलब in because obviously you know how geopolitics work, right? And nobody wants Pakistan to go forth. So what students need to decide कि you need to have one certain profession, Okay. ठीक है, a fixed profession, चाहे वो data analyst हो, चाहे वो machine learning के analyst हो, चाहे वो robotic या software engineer हो, चाहे वो aeronautics हो और aerospace engineering हो, चाहे वो doctor, engineer और businessman हो, उसको पहले आप फोकस करें एंड देन आफ्टर अगर इफ यू हैव फ्री टाइम एंड इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और यू वांट टू मीट विद अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल और हैव अ डिस्कशन और इंटरव्यू, वो आप अलग से आप करें, लेकिन इट शुडंट बी द ओनली पॉइंट सोर्स ऑफ इनकम के आप सिर्फ इसी पे रिलाई कर रहे हो। ठीक है। और एल्स इट विल नॉट बी बेनिफिशियल। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की वजह से डैमेज हो रही है हमारी? हो तो रही है डैमेज, बिकॉज सी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु आर चिल्ड्रन जो टिकटॉक पे बहुत रिलाई करते हैं एंड दैट इज आपके स्क्रीन टाइम्स हम देखें 4, 5, 6 आवर्स के स्क्रीन टाइम्स हैं हमारे इंडिविजुअल, जो हम लॉगिंग नहीं भी करते उनके भी स्क्रीन टाइम्स 4 आवर्स हैं। सही बात। अब इसको कंपेयर करें जो एक्चुअली करता है उनके तो 12 आवर्स वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। तो दिस इज इम्पैक्टिंग देयर कॉग्निटिव स्किल्स, Okay. दिस इज इम्पैक्टिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल्स। ठीक है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही जिस तरीके से, और उनके अटेंशन स्पैन के अंदर बहुत इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि बच्चा इफ इज लुकिंग कंटिन्यूसली ऑन द स्क्रीन ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एकेडमिक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, राइट? तो बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं जो इसकी वजह से ट्रिगर हुए हैं एंड बस दुआ यही है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी रियलाइज करें, पेरेंट्स समझें कि कौन सी चीज़ इस वक्त कीमती है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे अगर अपनी उनकी एटलीस्ट 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट कर लें, अपने प्रोफेशंस को किक स्टार्ट कर लें और फिर उसके बाद जो भी उनको एक्सप्लोर करना है फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। ठीक। अच्छा, ये भी ज़रा बताइएगा कि जो अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात की है, बहुत सारे पेरेंट्स जो आजकल के हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि हम स्कूल क्यों भेजें, हम होम स्कूलिंग भी करें। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, स्कूल जो चीज़ सिखाती है ना वो होम स्कूलिंग सिखा ही नहीं सकती। जो सोशियो इमोशनल लर्निंग जो स्कूल में होती है, जो टीम वर्क होती है, जो कोलैबोरेशन होती है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है विद टीचर्स एंड पीयर, जो पीयर टू पीयर लर्निंग होती है, जो ग्रुप लर्निंग होती है, जो असेंबलीज होती हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो लैब्स और साइंस लैब्स होती हैं, जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको लगता है कि वो घर में हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती घर के अंदर। घर के अंदर सिर्फ जो लर्निंग हो रही है वो आपको पता है कि स्क्रीन के थ्रू हो रही है, और स्क्रीन की जो डिसएडवांटेज है मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। और ह्यूमन, व्हाट मेक्स ए ह्यूमन
उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ द ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद द अदर ह्यूमन, कि एक सोसाइटी में हमें कल को रहना है। बिल्कुल। कोई हम अगर एक बच्चे को बोले नहीं हम होम स्कूलिंग करें और उसको पता ही नहीं कि वो दुनिया से इंटरेक्ट कैसे करे, तो वो जब निकलेगा बाहर तो वो एक कुएं का मेंढक बन जाएगा। ही वोंट बी एबल टू एक्सप्लोर एंड सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। फिर फ्रेंडशिप्स की भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आपके भी दोस्त हैं स्कूल के, मेरे भी स्कूल के दोस्त हैं, जो रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स उधर बनते हैं, जो उस्ताद की इज्जत करनी आती है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई एज एन एजुकेशनिस्ट आई नॉट थिंक होम स्कूलिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल की अपनी बहुत एडवांटेजेस हैं एंड स्कूल्स हैव बीन रनिंग फॉर द पास्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड दे विल कंटिन्यू टू रन फॉर द नेक्स्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। हाँ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी, the rooms will be equipped with more AV facilities, more internet connectivity, fiber optic connectivity होगी। if we want to take advantage and we are taking advantage of AI, ठीक है, चाहे हमारी करिकुलम बिल्डिंग हो, चाहे हमारी चीज़ें, तो हम AI को यूज़ कर AI टूल्स को यूज़ करके हम अपने प्रोसेसेस को मज़ीद रिफाइन कर रहे हैं। और क्लासरूम्स के अंदर टेक्नोलॉजी है, लेकिन विद दैट टेक्नोलॉजी यू डू नो दैट HVGS is the first school in Pakistan to have the first AI robot। बिल्कुल, ये आपको अंदाजा होगा इस चीज का। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो जर्नी है जिसको हम लेके चल रहे हैं उसको, और उसको हम स्केल करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ ह्यूमन इंटरेक्शन, यू नीड अ टीचर जो उसको बच्चों के साथ इन डेप्थ आके उनसे डिस्कस कर सके और उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन टच एक रोबोट और ह्यूमन आपस में वो बिल्ड नहीं कर सकता जो एक ह्यूमन टू ह्यूमन, और टीचर जो उस्ताद बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं और जिस तरीके से कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें ये भी मसला आता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पता, मतलब ATM चलाना नहीं आता, इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल जो डेली चैलेंजेस हैं वो स्कूल नहीं फराम कर पाता। तो इस पे क्या टेक है, क्योंकि जिस तरह से अगर एक बंदा होम स्कूलिंग सिखा रहा है तो वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें उसको सिखा रहा है जो कि डेली चैलेंजेस से वो आराम से केटर कर सकेगा, सरपास कर सकेगा। बट स्कूल जो है वो 5 किताबें पकड़ाई हुई हैं, यहाँ पे तो खैर बहुत अलग टाइप का सीन लग रहा है, बट जो स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं पाकिस्तान के वो 5 किताबें, 6 किताबें, 7 किताबें। देखिए HPGS के अंदर वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड लाइफ स्किल्स, ओके, और उस लाइफ स्किल्स के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आती है, उसके अंदर जूनियर मेडिकल स्कूल आता है, उसके अंदर लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन आती है, और लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन के अंदर वो चेस और श्रैबल आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एथिक्स और सिविक सेंस का एक अलग मॉड्यूल है, वैल्यूज एजुकेशन है हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि हमने कराची का सबसे बड़ा रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन इधर होस्ट किया था, तो हम रोबोटिक्स भी पढ़ाते हैं बच्चों को। इनफैक्ट ओवर हियर वी आल्सो टीच चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन टू स्टूडेंट्स एज वेल। वी हैव एन अलग से चाइनीज इंस्ट्रक्टर हु टीचेस मैंडरिन टू आवर स्टूडेंट्स। तो हम लोग तो एक समझें कि बियॉन्ड जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक हर जगह को हमने फोकस किया हुआ है। हमारे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी इज अगेन सेपरेट मॉड्यूल। आई कैन शो यू माई लेसन प्लान्स, जिसमें हम उनको ना कि हम उनको फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी के बारे में बता रहे हैं, बल्कि उनको हमें प्लास्टिक, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो के ऊपर भी हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर हमारे मतलब एकेडमिक डिपार्टमेंट में आप किसी दिन आए चक्कर, तो मैं आपको लेसन प्लान्स दिखा दूंगा फिजिकल, जिसमें ये सारी प्लानिंग हो रही होती है कि किस तरीके से हमें बच्चों को डिलीवर करना है इसको, ठीक है। तो वी आर डूइंग वी ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। हाँ, जो बाकी स्कूल्स हैं, अगेन लाइक आई सेड, स्कूल्स को रन करना भी एक इतना आसान काम नहीं होता, एक आर्ट है, वो तो एक आर्ट है, एक उसकी एक साइंस है, उसकी एक आर्ट है। और जो माजत से जो कमर्शियल एलिमेंट कर रहे हैं उनको तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, उनको वही 5 किताबें पढ़ाते हैं, हाँ। बच्चा उसी क्लासरूम में आता है, उसी क्लासरूम से जाता है, उसकी लर्निंग स्पेसेस ही नहीं है। इधर बच्चे एटलीस्ट वाइब्रेंसी से आके अपनी क्लासरूम से उतरते हैं, वो अपना प्ले एरिया करते हैं, वो अपना लाइब्रेरी जाते हैं, वो अपनी रोबोटिक्स लैब में जाते हैं, वो अपनी, तो उनको एक लगता है कि हाँ, यू आर स्टडीइंग इन अ गुड प्रॉपर स्कूल एंड उनकी लर्निंग हो रही है। बाकी स्कूलों का आप कंपेयर करें, सुबह आते हैं एक क्लासरूम में, पूरे दिन एक क्लासरूम में होते हैं, और उसी क्लासरूम से वो बाहर निकल जाते हैं। ना जो स्मॉल सेटअप्स हैं स्कूल्स के, ना उनमें प्रॉपर आपको लैब्स मिलेंगी, ना प्ले ग्राउंड्स बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे, और आपको पता है उससे एजुकेशन की कितनी डिसर्विस हो रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी इशू है कि जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनको उनका जो पे स्केल है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली उनका मतलब एडमिशन एज अ टीचर, उसका इंटरव्यू, उसका पूरा प्रोसेस, और उसके बाद वो जब बच्चों को पढ़ा रही होती है तो वो क्या पढ़ाएंगी अगर वो खुद 8,000, 10,000, 12,000 वो ले रही हैं एज अ टीचर, तो ऑब्वियसली उसको भी इतनी नॉलेज, इतने स्किल्स नहीं होंगे उसके पास। या ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रेजुएट फेलियर्स हैं, मतलब ये बहुत भारी लफ्ज़ है, लेकिन जो ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन ज़िंदगी से फेल हो चुके हैं, वो टीचर बन जाते हैं। ऐसा ही है। देखें, टीचिंग प्रोफेशन ना, कभी भी टीचिंग प्रोफेशन को उस तरीके से लिया ही नहीं गया। पहले 1960s और 50s और 70s के अंदर उस्ताद की एक अपनी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो अपने पैशन के साथ पढ़ाना चाहता था बच्चों को।
अब इस बार ये मजबूरी की प्रोफेशन बन गई है कि जिसको जहाँ नहीं मिला वो आके एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो ना फॉल थ्रू कर दे। दूसरी बात ये कि देखिए हमारे जो पेरोल्स हैं वो तो 8-10 हज़ार नहीं है, वो तो 25-30 और प्लस हम पेरोल्स दे रहे हैं। हमारे जो अपने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो इवेंचुअली टीचर्स बनते हैं उनकी आप अपनी इवैल्यूएशन करें तो वो नहीं कर सकेंगे, वो दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, दे कैन नॉट प्रॉपर्ली कम्युनिकेट। तो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर फ्लॉज हैं। अच्छा, उसको हम कैसे मिटिगेट करते हैं? HPGIS हैज़ अ वेरी ह्यूज HR डिपार्टमेंट। देखिए जब हमारे पास 40+ कैंपसेस हैं तो हमारे जो टीचिंग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, और फिर उन थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को हमें इंटरव्यू करते हैं, हम उनको वेट करते हैं। हमारे पास मिनिमम उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट का नहीं टीचर होने चाहिए, हमारे पास एटलीस्ट B.Ed या M.Ed होना चाहिए, या सर्टन अगर सीनियर लेवल पढ़ा रहे हैं वो तो M.Ed या मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारी स्क्रूटनी होती है, प्लस इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं। अभी करंटली जब हम आपस में बात कर रहे हैं, हमारे टीचर्स एक डिफरेंट कैंपस के अंदर गूगल की वर्कशॉप्स ले रहे हैं और वो अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और हम इस तरीके से हम उनको करते रहते हैं। हम उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भेजते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या कैम्ब्रिज प्रेस या टेफल या डिफरेंट स्पेल्ट, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन टीचर ट्रेनिंग पे वर्क करती हैं। तो उन पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको भेज रहे होते हैं, उनको रिटेन रख रहे होते हैं। तो टीचर्स पे तो हमारा काफ़ी फोकस होता है और उनके अपलिफ्टमेंट पे। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि टीचर्स हमें नहीं मिल रही क्वालिटी की जो हमें मिलनी चाहिए, और फॉर दैट आई थिंक हायर एजुकेशन इज टू वर्क। क्योंकि हम हायर एजुकेशन नहीं है तो हम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को, वो आपको पता है कि दे आर वेरी एकेडमिकली साउंड एंड दे रोल मॉडल्स फॉर अदर स्कूल्स। ये बड़ी बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इतना माशाल्लाह से आपने बताया कि ऑब्वियसली 1000+ टीचर्स हैं जी जी, और इतनी बड़ी फैसिलिटी, ये तो सिर्फ एक फैसिलिटी है, 40+ कैंपस इस तरह से आपने कहा, तो स्टूडेंट्स भी बेताशा हैं। बेताशा से। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स बेताशा होते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। तो अगर बुलिंग है, इस टाइप की कोई हरासमेंट है, इस टाइप की चीज़ों को आप लोग किस तरह से केटर करते हैं? देखिए हमारी हर साल एंटी बुलिंग वीक सेलिब्रेट होती है। हम एंटी बुलिंग अलायंस विच इज़ UK एक्रेडिटेड बॉडी, ABA आप सर्च कर सकते हैं उसको, हम उसके मेंबर हैं। ठीक है, हमारा लोगो स्पेसिफिकली उस वेबसाइट के ऊपर मेंशन हुआ है। तो हम एंटी बुलिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी और एक्सेप्टेंस को हम कर सकें। ठीक है, और इसके बावजूद भी आपको पता है 9-10 के बच्चे और कॉलेज के बच्चे देर नई उनमें जना एक बलबला आया हुआ होता है, एंड फॉर सम रीजन और दी अदर, ठीक है, उनमें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फिर उनको हमें रिजॉल्व करना होता है, फिर सस्पेंशंस भी होते हैं, एक्सपल्शंस भी होते हैं, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, फिर हमें पेरेंट्स को भी बुलाना होता है। तो वी हैव सर्टेन रूल्स ऑफ पनिशमेंट एंड सर्टेन रूल्स ऑफ हाउ वी टेक एक्शन व्हेन सर्टेन थिंग्स हैपन। ठीक है, लेकिन हाँ, स्कूलिंग इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर हम कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर इस किस्म के एपिसोड्स और इंसिडेंट्स होते हैं जिसको फिर हमें मिटिगेट करना होता है, और हमें अगेन थ्रू काउंसलिंग, थ्रू इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, थ्रू मेकिंग श्योर कि उनको पता चले कि हाँ उन्होंने गलत किया। ठीक है, एंड देन एट सर्टेन पॉइंट्स हम एक्सपेल भी करते हैं बच्चों को। ठीक, क्योंकि हमें डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है स्कूल का। यानी डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब पनिशमेंट की बात आ रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप टाइमली जो है वो फीस नहीं पे कर पाते, तो सुना ये गया है, कहा यह जाता है कि मुर्गा बना देते हैं बच्चों को या फिर बाहर धूप में खड़ा कर देते हैं। HPGS क्या करता है अगर उनकी पेरेंट्स जो है वो टाइमली पे नहीं कर पाते फॉर वट एवर रीजन? देखें, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन इटसेल्फ, क्योंकि देखें हमें जो हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है वो फीस है। बिल्कुल, और हमारे एक्सपेंसेस, सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा पेरोल है, और फिर हमारी जो भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें कुछ रेंटेड हैं, कुछ ओन प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके रेंटल, फिर आपको पता है यूटिलिटीज कितनी है, रिसोर्सेज कितनी है, मतलब एक एक चीज़ को हमें देखना है। और आपको ऑलरेडी ये पता है कि हम किस फी स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही टर्न सिचुएशन हो जाती है जब पेरेंट, अच्छा हमारे जो पेरेंट है वो 3-3 महीने के डिफॉल्टर नहीं पे करते। ठीक है, वो अब जैसे के इलेक्ट्रिक है वो आके फोन से बिजली काट देती है। हमारे पास अगर पेरेंट 3-3, 4-4 महीने की पे फीस ना करे और वो स्कूल छोड़ के चला जाए, तो हम उनके घर में आके खटखटाएंगे नहीं, क्या फीस दें। हम उसको समझते हैं कि बस अल्लाह वास्ते। अच्छा, सही है, फिर हम बोलते हैं कि ठीक है, हम ऐसे तो रिकवरी नहीं कर सकते ना, हम ऐसे
तो हमारे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी ने 1 महीने की फीस नहीं पे की हो तो हम उसको कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। जब 2 महीने की फीस नहीं होती तो हम उनको रिमाइंडर कॉल्स और रिमाइंडर स्लिप्स और नोटिस भेजते हैं, ठीक है। अगर 3 महीने की फीस पे नहीं की तो हम उनको टेस्ट और एग्जामिनेशंस पे नहीं बैठने देते, ठीक है। और फिर बियॉन्ड 3 मंथ्स वी टेल द चाइल्ड के अब आप स्कूल नहीं आए और अब आप घर में जाएं जब तक आपकी फीस क्लियर नहीं होगी। तो हमारी भी अपने चेक पॉइंट्स है, लेकिन देयर इज नो फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो हम कर रहे होते हैं या किसी को मुर्गा बना रहे होते हैं, लेकिन हम इंटीमेट जरूर कर देते हैं पेरेंट्स को कि भाई आपको फीस दें। कुछ पेरेंट्स अच्छे फीस दे देते हैं, लेकिन हमारे पास इस माशरे में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को 3-3, 4-4 महीने पढ़ा के बिना स्कूल फीस दिए स्कूल छोड़ देते हैं। और वो बस अब या तो वो फिर वो हलाल हराम की बात आ जाती है, आपको पता है। फिर हम भी खामोश हो जाते हैं क्योंकि हम एक घर जाके खटखटा नहीं सकते कि फीस दे दो। फिर हम अल्लाह की तरफ छोड़ देते हैं कि जना ठीक है आपने नहीं दी तो लेट इट गो और क़यामत में हिसाब होगा। देखिए क्योंकि सर्विस तो हम दे रहे हैं ना, और हम दिलो जान से सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक कोना भी कोई रोका हुआ हो, तो चाहे वो जनरेटर से लेके सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक प्रोटोकॉल, जब आप अपने गेट से आए तो गार्ड से हमने नजर आए आपको गार्ड्स, तो हम जहाँ अपनी कसर नहीं छोड़ रहे, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो स्कूल को ट्रस्ट करे और उसके जो पेमेंट स्केड्यूल्स हैं उसको फॉलो थ्रू करें, ठीक है। और ये पेरेंट्स के ऊपर ही होता है, आपको पता है कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते करते हैं। और हमारी फीस इतनी अफोर्डेबल है इस लिहाज से जितनी हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं कि कोई जवाब नहीं बनता कि जना की फीस ना दी जाए, ठीक है। और हाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको पता है, वो तो आपको एक सर्टेन के इलेक्ट्रिक भी आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर देता है, एसएससी भी करता है आपको, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। और तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको जितना एमिकेबली हम रिजॉल्व कर सके हम उसको एमिकेबली रिजॉल्व कर सकें। ठीक, अच्छा ये तो सारी बातें हो गई सारी स्टूडेंट्स की। अब पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों के लिए कि वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास जब बच्चे आते हैं तो स्पैन ऑफ 8 AM से लेकर 3 PM तक या 1 PM तक हो रहे होंगे, वेरिएशन हो रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन जो भी उनके क्लासेस होंगे, बट बाकी पूरा दिन जो है वो तो अपने माँ या बाप के साथ है। बिल्कुल ऐसा। तो उनके लिए भी कोई ना कोई चीज है, कोई ट्रेनिंग है, कोई वर्कशॉप्स हैं, या आप कुछ इन्वॉल्व होते हैं या उनको सिखाते हैं, क्या करते हैं? देखिए आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के अंदर पेरेंट्स का रोल एक बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास ऑलमोस्ट ग्रेड 5 तक तो बच्चे ज्यादातर नॉर्मली आर डूइंग नाजरा एंड कुरान, क्योंकि एक हमारे रिलीजियसली भी हमें सबको कोशिश करना होता है कि तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड उधर बच्चों का स्पेंड होता है। वी डू इंकरेज पेरेंट्स टू टेक स्टूडेंट्स आउटडोर्स एज वेल, कि आउटडोर पार्क्स वगैरह में, कम्युनिटी पार्क्स में जाएं और उसको देखें। हाँ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों के, स्पेशली सेकेंडरी और ओ लेवल्स और ए लेवल्स के अंदर, यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल 9 सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट बी सब्जेक्ट, इवन आई वाजंट परफेक्ट इन ऑल 9 सब्जेक्ट्स। तो जहाँ आपके गैप्स हैं वहाँ आप घर में सेल्फ स्टडी करें, ओके ठीक है। तो हम पेरेंट्स को टिप्स एंड प्रोसेसेस देते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो टाइम लिमिटेशंस है वो 8 to 2 है। उसके बाद पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को अपस्किल कर सकें, ठीक है। जो उनको आईटी जो एक सर्टेन करिकुलम उनको हम बता रहे हैं इधर आईसीटी का, अगर उनको लगता है कि उनको मजीद और अपस्किल करना है बच्चों को, तो वहाँ उनको कंप्यूटर सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स भेजें उनको। अगर उनको कोई लैंग्वेज में उनको क्योंकि प्रोफिशिएंसी है उनको चाहिए, और अगर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन गुड प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स, तो कोई लैंग्वेज सेंटर्स उनके लिए ढूंढें अच्छे इस तरीके से। देखिए हमारे पास तो इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे डू कन्वर्स इन इंग्लिश, बट व्हेन दे गो बैक टू होम तो वो डिफरेंट वेरिएशन चल रही होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज चल रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको हमें लेके चलना है। जाहिर सी बात है, मेरी एडवाइस यही होती है कि बच्चों की कि स्क्रीन टाइम कम से कम रखें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से स्पीच डिलेज भी हो रहे हैं बच्चों के, स्पीच है उनकी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के अंदर डिलेज भी हो रहे हैं, तो उसको मिनिमम रखें और स्कूलिंग एनवायरनमेंट में उनको डालें ताकि बच्चे सीख सकें, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, दिस इज आवर फॉर्टे, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, हमें स्कूल को कैसे रन थ्रू करना है, तो हम पे ट्रस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों में उस्ताद की रिस्पेक्ट को डेवलप करें, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए पहले के जमाने में उस्ताद की रिस्पेक्ट थी तो बच्चे हमारे स्टार स्टूडेंट्स निकले, अभी बच्चे नहीं इतना रिस्पेक्ट करते स्टूडेंट्स अपने, वो चीज बहुत डैमेज कर रही है इन जनरल सोसाइटी के जो सेगमेंटेशन और जो सोसाइटी की जो अपना जो फैब्रिक है ना, उसको बहुत ही वो जो ना डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि वो असातिज़ा और उस्ताद में जो और बच्चों में ना वो फासला बढ़ता जा रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक पेरेंट्स का भी जो ना कसूर है, क्योंकि पेरेंट जब आता है तो वो एक हाइपर होके आता है जो ना कि टीचर ने ये कर दिया, टीचर उसको नहीं पता होता कि आगे 25 स्टूडेंट्स और भी बैठे हुए हैं उनको ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट एन ईजी टाइम टू डील विद 25 स्टूडेंट्स और उनके पूरा एक साल लेके चलना, उनकी माइलस्टोन्स को अचीव करवाना, उनकी एकेडमिक्स को देखना, उनकी ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स, उनके स्पोर्ट्स को देखना, उनकी पब्लिक
स्पीकिंग करवाना, उनको उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाना इतना आसान काम नहीं होता। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब भी वो अपने बच्चों के सामने टीचर से बात करे तो वो भी उसी रिस्पेक्ट लेवल से करे ताकि बच्चा सीखे उसको। ठीक है, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं हाइपर होके तो बच्चा सीखता है कि देखो ये तो पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं टीचर से, तो कल को वो टीचर से बदतमीजी करता है। तो जिस माशरे में उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं होती वो माशरा सस्टेन कर ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बड़ी बात है। फॉर लंच फॉर डिनर, नेम द रेस्टोरेंट, आइडेंटिटी क्यूजीन, मतलब इस किस्म की हम एकेडमिक से हट के सिखा रहे हैं बच्चों को। अब जैसे ये मेथोडोलॉजी काइंडनेस, अब काइंडनेस विद रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, शेयरिंग, हेल्पिंग अदर्स, फीलिंग बस, मतलब डिफरेंट किस्म की से थैंक यू, ग्रेस वर्ड्स हो गए आपके, आउच दैट हर्ट्स, मतलब ये मेरे ख्याल से ये एथिक्स की सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एथिक्स है हमारा, जो आपने वैल्यूज एजुकेशन बोला आपने, ठीक है। तो बी काइंड, कर्टियस और ये सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन करना, मेथोडोलॉजीज करनी, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ स्किल्स मैं आपको बता रहा था, लाइफ स्किल्स, ठीक है, कि राइट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, द टीचर दैट विल एक्सप्लेन व्हाट अ प्रोफेशन, मतलब डिफरेंट चीज़ें बच्चों को हम सिखा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हवा में बातें कर रहे हैं, मैं उसको एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और मैं तो जैसे मैं बताया कि मैं इतना पैशनेट हूँ कि अगर मुझे गवर्नमेंट अलाउ करे तो मैं 8 से 4 बजे का स्कूल खोलूँ। मैं इतना पैशनेट हूँ एजुकेशन का, मैं बोलूँगा बच्चा मुझे दे दे, मैं उसको सब चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। और यही एजुकेटर का रोल होता है, टू लेट द चाइल्ड डिस्कवर एवरीथिंग। उसको हमारा जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को हर चीज पता हो कि ये भी होना चाहिए, और फिर उसकी मर्जी कि वो किस में उसको परसू करना है आगे। लेकिन हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको एक्सपोजर दें कि ये भी डिसिप्लिन है, एग्जिस्ट करता है, ये प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है, ये कर्टेसी है, ये एथिक्स है, ये सब चीजें। फिर बच्चा अपने खुद ही करियर पाथ चूज करे कि वेदर ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर और मेडिकल और डॉक्टर और व्हाट नॉट। लेकिन हमारा रोल क्या है, हम उनको दुनिया दिखा दें पूरी कि this is what is happening around the world, open space in an open space, this is the resources which you're using, ठीक है। हमारे तो बच्चे देखें जो 80,000 का फी स्ट्रक्चर देता है, वो इतना कोई वेल ऑफ नहीं होता पेरेंट, ठीक है। उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स की अगर हम ट्राई करें तो वो एक मिडिल लोअर मिडिल के ऊपर आता है, ठीक है। उनके घरों में कंप्यूटर्स नहीं होते, उनके घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो हमें चैलेंजेस, हमारे अलग चैलेंजेस हैं, हमारे ये चैलेंजेस भी है जिसको हमें एजुकेशन देनी है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स इनरिच करने हैं, उनको वो भी करना है, प्लस हमें उनको ये आईटी वगैरह, फिर हम इनको जो गैप्स हैं, जो हम घर में उनके गैप्स हैं, उनको भी हमें फुलफिल करना है। घर में भी हमारे पास बच्चे आते हैं, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है घर में आर्ग्यूमेंट्स और चीख चिल्लाहट हो रही होती है, कभी सेपरेटेड पेरेंट्स होते हैं, डाइवोर्सी पेरेंट्स होते हैं, उनको भी सोशल इमोशनली हमें मैनेज करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो सब चीज़ें बच्चों पे इम्पैक्ट हो रहा होता है। वो बच्चा इधर आता है और वो जब वो रोता है और वो बताता है हमें कि क्या हो रहा है, तो उसको हम एज ए प्राइमरी केयर गिवर हम उसको लेके अपने फेदर्स के अंदर उसको गले से लगा के उनको उसको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे होते ताकि वो जब 18 साल का हो तो वो अपना मार्क क्रिएट कर सके। और इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी भी अपनी लॉन्च करने वाले हैं कुछ सालों के अंदर, 2-3 साल में। लैंड हमने ले ली है, सही है। SBCA के ऊपर मामला अटक गया है, उन्होंने जितने पैसे मांगे हमसे नक्शा पास करवाने के लिए एक स्कूल के इदारे के लिए, सही है, उतने तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी जितने उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। और मैं खुद पर्सनली एज एन एजुकेशन, एज एन उस्ताद, मैं SBCA हर हफ्ते में 2 दफ़ा जाता हूँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा स्कूल का नक्शा है वो मुझे पास करवा दें बिना पैसे लिए, सही है। वो जना नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पाता। और स्पेशली अब हल्का सा मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, उस पर भी ये लोग नहीं देखते। और मैं उनसे यही बोलता हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन को छोड़ दें, आप बिल्डरों से पैसे लें, आप कमर्शियल लोगों से लें, प्लीज़ जो पोर्शन बना के बेच रहे हैं उनसे लें, आप एजुकेशन और हेल्थ को तो छोड़ दें। आप भी अपने इस ब्लॉग के अंदर ना हमारे लिए आवाज़ उठाइएगा। ये हमारा सिलेबस है क्लास 3 का, ठीक है। सबसे पहले लाइफ स्किल्स आता है, सबसे पहला एलिमेंट लाइफ स्किल्स का है। और लाइफ स्किल्स के अंदर आपको मैंने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, जूनियर मिडिल स्कूल, करियर रेडीनेस, डिजिटल स्किल्स एंड बेसिक होम इकोनॉमिक्स, ये हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर हमारी लीड का एक कंपोनेंट है जिसमें लैंग्वेज एनहांसमेंट है, फिर लिटरेचर, फिर मतलब ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं। और बच्चों को एथिक्स सिखा रहे हैं, आर्ट, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज, मतलब क्या नाजरा। और ये सिलेबस है बच्चों को, ये मिलता है और ये हम पेरेंट्स को देते हैं। और पेरेंट्स को हम बताते हैं कि ये हम आपको इस साल ये चीज़ें पढ़ाएंगे हम आपको। अब अगर हम बुक्स की आप क्वालिटी पे आए कि हम बुक्स उनको कौन सी हम ऑफर कर रहे हैं, तो हमारी ऑक्सफोर्ड ब्रांडेड बुक्स हैं, ठीक है। और क्वालिटी आप देखेंगे इनकी बुक्स की तो आपको लगेगा कि चाहे वो साइंस हो, हमारी साइंस देखें आप, ऑक्सफोर्ड
इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस की बुक है जो ये ग्रेड 1 की बुक्स हैं सारी, ठीक है। तो हमारी बुक्स की क्वालिटी, बुक्स का स्टैंडर्ड, इनके साथ इनकी अपनी वर्क बुक्स भी अटैच हुई हुई हैं। मतलब बच्चा बुक पढ़ के अपनी वर्क बुक्स के ऊपर भी वर्क करे, ऐसी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी। ये देखें डिजिटल प्लान, ये सिर्फ मैं आपको ज़्यादा, आप एक्सटेम्पोर आइए, मैथ आ जाए, मैथ की बुक है, मैथ की वर्क बुक्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको लेके चल जाएं। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का करिकुलम है। ये मैंने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की कॉपीज है ना, ग्रेड 3 और 4 की है ये कॉपीज। ये कोई ओ लेवल्स में तो हम और एक वो कर रहे हैं। ये हमारी कॉपीज हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम देते हैं। ये हमारी होमवर्क डायरी है, ये हमारी नोटबुक्स हैं, ठीक है। होमवर्क डायरी हमारी ओपन होती है, इसमें हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सबकी, हमारी ईथॉस, हमारी कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी, हमारी टाइमिंग्स, हमारी डिफरेंट एफिलिएशंस जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम एफिलिएटेड हैं। आप ऐसे एफिलिएशंस आपको जूम इन करें, आप ऐसे एफिलिएशंस आपको मिलेंगी नहीं कि हम ऑक्सफोर्ड से भी, कैम्ब्रिज से भी, पियर्सन से भी, रोटरी से भी, YPO से भी, फ्रैंकलिन कोवी, ब्रिटिश काउंसिल, पेपरो, हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं। और हमारी जो ना नेटवर्क है जो पूरे कराची में हमारा फॉल थ्रू कर रहा है सारा चीज़ें। ये देखिए हमें सर्विस देना है, वरना आज भी हम 25-25 हज़ार रुपये कमा रहे होते और ये कर रहे थे। लेकिन हमने बोला नहीं, हमें इस इलाके को अपलिफ्ट करना है, इधर के बच्चों को हमें अपलिफ्ट करना है। और जो मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता और वो ख्वाहिश रखता है इस चीज़ की कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके बच्चों को, वो हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल को चूज करें। अच्छा, जाते जाते दो अहम सवाल। पहली चीज़ तो ये है कि हम रट्टाफिकेशन से कब बाहर आएंगे? ठीक है, हम रट्टाफिकेशन तब बाहर आएंगे जब हमारे जो नेशनल करिकुलम या जो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फेडरल जो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिलती है उसके अंदर जो ना चेंजेस आए। हम कॉन्सेप्चुलाइज लर्निंग, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हम हैंड्स ऑन लर्निंग, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हम रोल प्ले लर्निंग की तरफ जाएं रादर देन कि हम बुक्स। आपको पता है आज ही अभी आपसे आने से पहले मैं सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताबें पढ़ाता, और अगर आप मेरे हेड ऑफिस में आ जाए मैं आपको दिखाता और आपको ये किताबें मैं दिखाऊं और आपको सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबें दिखाऊं ना, आप खुद ही पता चल जाएगा कि हम किस डगर में चल रहे हैं। तो हम तभी नहीं आते। हमारे जो मैट्रिक का पर्चा होता है, जो पेपर्स होते हैं, वो सिर्फ रोड लर्निंग के बेस पे होते हैं। वो उसमें कोई क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, उनमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस ही नहीं होते। उनमें सिर्फ ये होता है ये स्टेट करो, इसको करो और इसको लिखो। और उसमें मैट्रिक में उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जो जितने पर्चे ज़्यादा भर दें, रादर देन वो कि कंटेंट और सब्सटेंस क्या है उसके अंदर। बिल्कुल। तो हमें वी नीड टू रिवाइव आवर एजुकेशन पॉलिसी एंड दैट विल कम फ्रॉम द टॉप ओनली, ठीक है। उधर हमारे अच्छे लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो और आपको पता है आजकल फेडरल मिनिस्टर कौन है और उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और सब चीज़ें क्या हैं। तो तब हमें टॉप से बॉटम चेंज होगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंक्विजिटिव लर्निंग, क्यूरियोसिटी बेस्ड अप्रोचेस और लर्निंग मेथोडोलॉजीज के साथ ये सारी एक्टिविटीज रन थ्रू कर रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे पास बच्चे SSC कर रहे हैं वो पेपर तो उसी में बैठेंगे ना। चाहे मैं जितना भी उनको अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ, पेपर के लिए तो उनको रोड लर्निंग पे जाना ही पड़ता है क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट ही यही है, ठीक है। अल्लाह करके थोड़ा सा MCQ बेस्ड पे आए हैं ये लोग, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बेस्ड पे हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट मच टू डू, ठीक है। डिफरेंट इंटरनेशनल बोर्ड से ही लोग इंस्पिरेशन लें। अब कैम्ब्रिज एजुकेशन बोर्ड है या ऑक्सफोर्ड AQA का बोर्ड है जो हम एफिलिएटेड हैं HPGS। हम आखान से भी हमने एफिलिएशन ले ली है अपनी बोर्ड की। तो अब SSC और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भी अपनी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट करनी चाहिए ताकि पुरानी मेथोडोलॉजी से हट के वो 21st सेंचुरी एरा में आ सके। ठीक। अच्छा, कुछ रैपिड फायर हैं। जैसे कि अगर आपको अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या टॉप के 3 डिसीजंस होंगे जो आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पॉलिसी को डिफाइन करूंगा जो आके हम 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स में मौजूद हो सकें। आपको पता है हमारी कंप्यूटर का करिकुलम के अंदर मैं अभी पढ़ रहा था वो मोडेम डायलअप की बातें कर रहे हैं, सही है। मतलब उस किताब में कंप्यूटर में AI का वर्ड नहीं है और हमारे 2025 पे तो हम बैठे हुए ना, बच्चे तो अभी करंटली इस ईयर पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हेन अ चाइल्ड कम्स एंटर्स द स्कूल ना, उसको अगर लगे कि हाँ यार वो एक अच्छे स्कूल एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है तो उसकी अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही उसका इंक्रीज हो जाए, इनहांस हो जाए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर रोडें बन सकती हैं, ब्रिजेस बन सकती हैं तो स्कूल भी बन सकता है। स्कूल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। और नंबर 3 टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। जो टीचर्स हैं उनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हायर एजुकेशन हमारा पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अच्छे ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करे, सही है। तो उन ग्रेजुएट्स को चले हम ले भी लें, इंडक्ट कर भी लें तो उनकी
कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स है, टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम पॉलिसी। इस पे मैं वर्क करूंगा आके, ताकि चीज़ों को हम बेहतर से बेहतर। What is the one most overrated thing in education sector जो आपको लगता है? ओवररेटेड चीज़ इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन यू, मतलब एकेडमिक्स हो गए या करिकुलम हो गया, इसमें सबसे ज्यादा ओवररेटेड आपको क्या लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा हो गई, इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए? देखिए हमारे स्कूल्स में तो बच्चे अभी भी टेम्ड हैं, लेकिन जो डिफेंस लिफ्टन में जो स्कूल्स हैं ना, उसमें सोशल इंटरेक्शंस और जो सोशल उनकी जो लाइफ हो गई है आफ्टर स्कूल, और जिन चीज़ों में वो पढ़ गए हैं डिफरेंट ड्रग अब्यूजेस में, या जो वो चीज़ मुझे लगता है कि दिस इज़ डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही है एजुकेशन को। Okay. तो उसको कर्टल होना ज़रूरी है। हम लोग के पास तो काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं और डाउन मतलब वेल मैनर्ड बच्चे हैं जो लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में थोड़ा जो माहौल है स्कूल्स का वो इतना अप टू दिमाग नहीं है, जिसको हमें कैटर करना चाहिए। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आप पूरे एजुकेशन सेक्टर से हटाना चाहते हो, मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से किताबें पूरा लादना, एक बच्चा जो है वो उसका जो पूरी बॉडी बेंड हो जाती है उसकी जब वो जा रहा होता है स्कूल के वक्त। देखिए तो इस टाइप की कोई इट्स चीज़ अ हो। गुड पॉइंट। देखिए स्कूल्स में से सबसे पहले तो स्कूल्स को एक एडिक्वेट स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay. ठीक है। नंबर 2, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बैग इज अ वेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोज का बैग होता है। तो अगर हम लॉकर्स को इंट्रोड्यूस करें अपने ओके। लॉकर, क्योंकि आप देख रहे होंगे उधर लॉकर्स बने हुए सारे, वो लॉकर्स बने ब्लू कलर के लॉकर्स रखे हुए कॉरिडोर्स पे, देख रहे हैं हाँ, लॉकर्स, वो वो देखिए वो लॉकर्स रखे, वो ब्लू कलर के लॉकर्स नहीं। अब इधर बच्चा अपना आके बुक सकते हैं अपने। अच्छा। लेकिन जब आप इतने मैसिव बच्चों को डील कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम उनके लॉकर्स नहीं डिफाइन कर सकते, और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। देखिए मैं तो चाहूँगा कि कल को आईपैड्स भी हो, टैबलेट्स भी हो बच्चों के, ताकि ई बुक्स की तरफ भी मूव कर सके बच्चे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा उसके अंदर चीज़ें। तो बैग इज़ अ गुड पॉइंट जो आपने उठाया। आई वुड सेकंड दैट के बैग्स का कम वजनी होने चाहिए, और अगर लेके भी आ रहे हैं तो लॉकर सिस्टम होने चाहिए। हम काफ़ी हद तक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हर बच्चों का नहीं कर सकते, तो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मसला है, अभी मैं जब बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हुए होते हैं उनको उर्दू नहीं आती। मतलब एक तो अगर आती भी है तो वो इस तरह से बात करते हैं, तुम तू तड़ाक बात करते हैं, मतलब अदब और सलाम दुआ, कोई तमीज़ कोई तहजीब बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हम उर्दू की सखावत को भूल गए हैं? हम इंग्लिश में इतने चले गए, और इंग्लिश भी हमारी बड़गड़ वाली है, वो सही वाली इंग्लिश तो है भी नहीं, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। और स्पेशली अगेन ये फिनोमेना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है एक सर्टेन एरियाज़ में, जो पॉश एरियाज़ हैं कराची के, जहाँ पेरेंट्स लुक डाउन अपॉन करते हैं कि हमारे बच्चा उर्दू में बोल भी कैसे रहा है। ठीक है, तो इधर तो आप अल्लाह का शुक्र है कि वी टेकिंग उर्दू, वी टेकिंग सिंधी, वी टेकिंग इंग्लिश। तो हमारे तो ये मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और हमारे मैट्रिक के भी उर्दू पेपर है, हमारे ओलव्स में भी उर्दू एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमारी मदर टंग है, हमें प्राउड होना चाहिए इसके ऊपर, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और इसको कतई नज़र इसको हमें जो ना स्लैक नहीं खुलना चाहिए, हमें इसके ऊपर वही एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम ही इसको आगे लेके चलेंगे, हम ही सकाफत को आगे लेके चलेंगे। वरना बहुत सारी दुनिया में ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अब नहीं है, जो रिडंडेंट, उनके कुछ चंद 100 लोग हो गए उनको बोलने वाले। तो हमें उर्दू को उसी तरीके से सस्टेन, और ज़िंदगी ता हयात क़यामत तक हमें उसको सस्टेन रखना है। और मैं इसको काफ़ी डिस्करेज करता हूँ उन पेरेंट्स को जो सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे होते हैं। दे नीड टू हैव उर्दू की स्किल्स भी और इंग्लिश की स्किल्स भी, और उसको पैरेलल लेके चलने और साथ साथ लेके। ठीक है। और 2030 में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए वेरी गुड प्रोग्रेशन मैं देख रहा हूँ। हमने जो इकोनॉमिक जो हमारा जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। हमने फॉरेन रिजर्व्स में हमारी स्टेबिलिटी आई है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारी स्टेबिलिटी आई है, 2-3 दफ़ा हमने सरप्लस भी किए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा लेके चल रहा है। अब द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर अस, दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है हमारे पास, कि लोन्स को भी टर्नओवर हो रहा है। हमारे अभी वर्ल्ड बैंक ने अभी $20 बिलियन का हमें 10 ईयर का हमें पैकेज दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ हमें हिंडर कर सकती है हमारे प्रोग्रेस को, वो है नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जो हिंडर कर सकती है। ठीक है, मैं चाहूँगा जितनी स्टेबिलिटी हो सके हो। ठीक है, जैसा भी सिस्टम है, जैसा भी सेटअप है, जैसा भी इलेक्शन हुआ, जैसा भी इलेक्शन हुआ, सब स्टेबल हो जाए, सब अपना सबको टाइम दें, और फिर ग्रेजुअली डेमोक्रेसी बढ़ेगी, अपने खुद ही अपनी ग्रो करेगी और रिफाइन करेगी अपनी स्किल्स को, और डेमोक्रेसी की वजह से मुझे जैसे लोग भी अंदर आएंगे और उस पर ट्रस्ट करेंगे। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कल भी जो ना सब लोग बलूचिस्तान में हॉडल किया हुआ था, इन हाउस सेशंस भी हुए, तो और आपको पता है हमारे दुश्मन कितने हैं। ठीक है, वो ये 2 फैक्टर्स हैं, अगर हम इन 2 को संभाल लें
तो हमारी जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन बन सकती है बाय 2035। वी कैन कम। देखिए हम नेक्स्ट 11 में आ गए थे, हम N11 में आ गए थे, ठीक है। दिस इज मी टॉकिंग अबाउट 2016-17 नाम आ रहा था हमारा और हम बड़ी इकोनॉमीज में आए थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हमने क्या किया, किसकी क्या थी बैकग्राउंड के, हमने जिन्हें एक ले आए हम किसी एक सर्टेन पार्टी को, और उसने फिर क्या किया हमारे साथ। तब्दीली ले आए वो। सही है, वो कैसी तब्दीली लेकर आए? उस्मान बुज़दार तब्दीली लेकर आए, ठीक है। हमारी अल कादिर यूनिवर्सिटी तब्दीली लेकर आए, ठीक है। मलिक रियाज के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन जनरल तब्दीली लेकर आई। तो क्या तब्दीली लेकर आई? हमारा 110 के एक्सचेंज रेट से हम जना कहाँ पहुंच गए, और वो इन्हीं की टेन्योर पे, इन्हीं की वजह से हुआ। ये कोई PMLN और PP की गवर्नमेंट में हमने इतनी डिवैल्यूएशन नहीं देखी जिसने हमने इस वक्त भी डिवैल्यूएशन देखी है। तो अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो हम पाकिस्तानी कौम को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए और अपनी दुनिया में एक मार्क क्रिएट करने के लिए। इंशाल्लाह। हसन भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इन शॉर्ट इस मुल्क को देख रहे हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से 40+ कैंपस के अंदर जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं या इवन के जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे अपने घरों में जा रहे होते हैं, उनको आप लोगों ने इतनी खूबसूरत तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा या तकरीबन इसी मयारी के 40 तमाम कैंपस होंगे। ऑब्वियसली इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन उस फैसिलिटी के हिसाब से मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि एक स्मॉलर फैसिलिटी हाँ इससे भी अच्छी है। अच्छा, सही है। तो और एक जो लार्जर फैसिलिटी है गुलिस्तानी जौहर में, वो उससे भी अच्छी है। तो फिर क्योंकि हमने जाहिर एक फेडरल एरिया हमने चूज किया एज ए लोकेशन, तो आप इसकी तो आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें कि हम किस तरीके से, कि हम मेरे ब्लड के अंदर एजुकेशन है। हाँ, इस जैसी फैसिलिटीज बनाने के लिए कहीं कहीं हमें, जैसे मैंने आपको SBCA KDA की बात की, वहाँ हर्डल्स हमें होती हैं और आप जैसे लोगों की वजह से हमारी आवाज़ पहुँचती है आगे, ताकि वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को हर्डल्स और जो रिश्वतें और ये जो चीज़ें इन्वॉल्व इनको बख्श दें। बाकी जो करना है करें, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ को भेजें, क्योंकि ये हम काम करें जो असल में गवर्नमेंट का काम है, जो हम कर रहे हैं और हमने इसको बाखूबी कर रहे हैं, अपने कंधों पर हमने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है और इसको हम, ये बहुत बड़ी बात है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड हसन खान साहब के साथ हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल के अंदर। नाजरीन, आज सीखने को ये है कि मेसमी साहब ने, अल्लामा शबीर हसन मेसमी साहब ने हमारी ट्रांसमिशन 2016 रमज़ान में बोल के अंदर ये बोला था कि जो बच्चे हैं वो कैमरा है, अपने माँ बाप के तमाम एक्शंस को वो कैप्चर कर रहे होते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद वही रिपीट करते हैं। बात दरअसल ये है कि ये जो तरबियत गाह है, ये अपनी हद तक जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। एक मिनिमल स्ट्रक्चर की फीस है इनकी, और जिस हिसाब से इनकी फैसिलिटी है, ये फैसिलिटीज़ है, जो जिस तरह से ये लोग, इनके करिकुलम्स हैं, ये वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, ये आउट ऑफ द सिलेबस काम कर रहे होते हैं, ये मोटर स्किल्स के हवाले से काम कर रहे होते हैं, ये एक छोटी से छोटी डिटेल पे काम करते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है या नौजवान है, वो जब बाहर मार्केट में जाए आज से 20 साल के बाद, तो उसके पास वो लैंग्वेज की एबिलिटीज हो, वो बात करने की एबिलिटीज हो, वो एथिक्स हो, और वो नॉलेज हो जो उसको जरूरत होगी। और भी ये चीजें सीखने को है कि और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो शायद मनी मेकिंग मशीन्स बन गए हैं। उनको कोई ना कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ये अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, जो कि आई बिलीव ये बन जाएंगे बहुत कुछ अरसे के अंदर, ये क्लिप आपको याद रहेगी, ही विल बी द अपकमिंग एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और बहुत अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। ना ड्राइवर है बंदे के पास, ना गार्ड है बंदे के पास, एक विजन है, एक मिशन है, जज्बे के साथ है, फोकस के साथ है। मुझे तो मिलके और देख के बहुत खुशी हुई। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।